Hi children, and welcome back in your civics class, and I hope that you all are fit and fine, feeling happy and healthy. और मैं ये भी आशा करती हूँ कि आप जो है वीडियो देख रहे होंगे और अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर रहे होंगे, और ऑफ कोर्स आप जो है वो अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि आपका पहला यानी फर्स्ट हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 24 से स्टार्ट हो रहा है। और बच्चों इसलिए आप पूरी तैयारी कर लीजिए, आप पूरे अच्छे से मन से आप जो है वो पढ़िएगा और अपना एग्ज़ाम अच्छे से दीजिएगा। बच्चों की आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एग्ज़ाम के रिलेटेड जो कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, कुछ चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। बच्चों जैसा कि आपको पता ही था, आपको नोटिस में ही दिया गया था कि आपको MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न आपको दिए जाएंगे। आपका जो सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है वो 2 सेक्शन में डिवाइडेड है, यानी 2 सेक्शन में उसको डिवाइड किया गया है, उसको बांटा गया है। पहला सेक्शन आपका हिस्ट्री एंड सिविक्स है, यानी इतिहास और नागरिक शास्त्र है। दूसरा सेक्शन आपका जो है वो ज्योग्राफी यानी भूगोल है। तो पहला और हर एक सेक्शन जो है वो 20 मार्क्स का है, यानी सेक्शन ए हिस्ट्री एंड सिविक्स 20 मार्क्स का है, सेक्शन बी ज्योग्राफी या भूगोल वो 20 मार्क्स है, यानी कुल मिला के आपका सामाजिक विज्ञान का जो पेपर है वो 40 मार्क्स का है। और आपको 40 मार्क्स के पेपर को सॉल्व करने के लिए 45 मिनट मिलेंगे। इन 45 मिनट्स में आपको 40 क्वेश्चन सॉल्व करने, यानी 40 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, यानी 40 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं, जो कि 20 नंबर का आपका इतिहास और नागरिक शास्त्र है और 20 नंबर का आपका ज्योग्राफी प्लस इकोनॉमिक्स यानी भूगोल प्लस अर्थशास्त्र है। आपका ये 2 सेक्शन है आपका, जिसके हर एक सेक्शन जो है वो हर एक सेक्शन यानी सेक्शन ए 20 मार्क्स का और सेक्शन बी 20 मार्क्स का, कुल मिला के आपको 40 मार्क्स का पेपर है। नाउ हर एक प्रश्न का 3 विकल्प दिया होगा, हर एक प्रश्न के 3 विकल्प होंगे, और इन तीनों विकल्पों में से जो सही विकल्प, जो सही ऑप्शन आपको लगता है या जो सही उत्तर लगता है, उसके आगे आप निशान लगा दीजिएगा। तो और यानी हर एक प्रश्न के 3 विकल्प दिए होंगे, 3 ऑप्शंस दिए होंगे। उन तीनों विकल्पों में से, उन तीनों ऑप्शन में से जो आपको सही विकल्प लगता है उसके आगे आप सही निशान लगा दीजिएगा। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, 40 क्वेश्चन करने हैं आपको 45 मिनट में, और सारे क्वेश्चन जो हैं आपके प्रश्न जो हैं बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। आपको हर एक प्रश्न का 3 विकल्प दिए होंगे, तीनों में से जो विकल्प आपको सही लगता है उसको आप उसके आगे आप निशान लगा दीजिएगा। समझ में आ गया बेटा? तो इसी तरीके से जो है आपको आपके अपने प्रश्नों को हल करना है। तो बच्चों ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू, और अच्छे से पेपर कीजिएगा। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात और, प्लीज़ आप अपने चैप्टर्स को, अपने पाठ को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। हर एक पैराग्राफ, चैप्टर का हर एक पैराग्राफ आप उसको पढ़िएगा। आप उसको रीड मत कीजिएगा कि सिर्फ एक बार रीड कर लिया और बंद कर दिया, नहीं, आप अच्छे से पैराग्राफ को पढ़िएगा। हर एक जितने चैप्टर्स आपको दिए गए हैं पोर्शन में, उन चैप्टर्स के पैराग्राफ्स को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, चैप्टर को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा और वीडियो को भी ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ बुक के पीछे से ही नहीं बल्कि पाठ के बीच में से भी आया है, लेसन के बीच में से भी जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसलिए बच्चों बहुत ध्यानपूर्वक से हर एक चैप्टर को, हर एक पाठ को आप पढ़ लीजिएगा और हर पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, चाहे वो इम्पॉर्टेंट डेट्स हो, चाहे वो इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हो, चाहे वो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हो, चाहे वो महत्वपूर्ण तिथियाँ हो, चाहे वो इवेंट्स हो, चाहे वो आपके इम्पॉर्टेंट पर्सन्स के बारे में हो, चाहे वो इम्पॉर्टेंट संधियों के बारे में हो या छोटे छोटे टर्म्स के बारे में हो। सारी चीज़ें जो आपकी बुक में दी हुई हैं पैराग्राफ में, आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और बच्चों हिस्ट्री का फर्स्ट सेकेंड जो भी पढ़ाया गया था आपको, वो जो उसका आपको रिवीजन वीडियो भी भेजा गया है, तो उस रिवीजन वीडियो को भी आप देख लीजिएगा और अच्छे से सारे चैप्टर्स को अपने से पढ़िएगा अच्छे से, और उस चैप्टर्स के बारे में जो वीडियो में समझाया गया है उसको भी देख लीजिएगा और अच्छे से सुन लीजिएगा। तो ये है आपका
एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ संबंधी कुछ बातें, कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। ओके चिल्ड्रन, ना चिल्ड्रन, हम लोग का जो सिलेबस था हाफ ईयरली का वो हिस्ट्री का तो आपको हमने बताया ही था कि फ्रांसीसी क्रांति और यूरोप में राष्ट्रवाद और रूसी क्रांति था, और आपका जो है सिविक्स में था कि लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, और दूसरा था चैप्टर आपका संविधान निर्माण, और संविधान निर्माण में आपका जो पॉइंट शीर्षक था संविधान निर्माण का रास्ता। यहाँ तक आपका सिलेबस था। तो आज पिछले लेक्चर में हम आज के जो लेक्चर में हम अपना लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे जो आपके हाफ ईयरली सिलेबस में है, वो है संविधान निर्माण का रास्ता। बच्चों ये चीज़ जो है, और इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा वो पॉइंट्स को थोड़ा सा जान लेते हैं जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा बेटा कि हमने किस तरीके से, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि संविधान का अर्थ क्या है, हमने ये समझा, और हमें संविधान की क्यों ज़रूरत है इस बारे में भी हमने चर्चा की थी कि क्यों हमें संविधान की ज़रूरत है, हमें क्या संविधान देता है, दक्षिण भारत में किस तरह संविधान बना, दक्षिण भारत को क्या ज़रूरत पड़ी संविधान की, उनको जो है उन्होंने लंबे संघर्ष के बाद संविधान का जो उनकी रचना हुई वो पूरी तरीके से लोकतांत्रिक प्रणाली पर आधारित थी। और जैसे कि वहाँ पे संघर्ष था श्वेत और अश्वेतों के भेद में, रंग भेदी मतभेद के वजह से जो संघर्ष चला था, वहाँ के लोगों ने इसके खिलाफ यानी रंग भेद के खिलाफ जो है उन्होंने विद्रोह शुरू किया था। और नेल्सन मंडेला एक बहुत ही विख्यात और बहुत ही वहाँ के पहले जो है अश्वेत राष्ट्रपति थे जो 26 अप्रैल 1994 में राष्ट्रपति बने साउथ अफ्रीका के। और फिर उनके बाद जो है और फिर लेकिन उनको इस राष्ट्रपति पद से पहले उन्हें एक लंबा संघर्ष भी करना पड़ा था साउथ अफ्रीका की आज़ादी के लिए। और आज़ादी कैसी, इस रंग भेद के भेदभाव से आज़ादी, इसके खिलाफ उन्होंने लंबा संघर्ष शुरू किया था, आंदोलन किया था, तब जाके उनको ये पद मिला। और इसके लिए उन्होंने अपने जीवन के 28 वर्ष जेल में काटे, उनको 28 वर्ष की कैद की सज़ा हो गई थी। तो उसके बाद जब वो रिहा हुए तब जब वो रिहा हुए तब जाकर वो साउथ अफ्रीका के क्या बने, 1950 में जो है वो ये उन्होंने जो 1950 में जो संघर्ष शुरू किया था वो चालू रहा, वो चलता रहा नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में। और नेल्सन मंडेला का जो ये संघर्ष का एक हानिकारक परिणाम ये हुआ कि नेल्सन मंडेला को 28 साल की वर्षों की जो है वो कैद हो गई थी। और उसके बाद जो है नेल्सन मंडेला 27 अप्रैल 1994 को जो है वो देश का संविधान बनता है। और 26 अप्रैल 1994 को नेल्सन मंडेला जो है प्रथम राष्ट्रपति, अश्वेत राष्ट्रपति बनते हैं। और 27 अप्रैल 1994 को जो है वो देश को अपना लोकतांत्रिक जो है वो प्रणाली मिलती है। तो यहाँ पे बच्चों हमने ये सब सारी चीज़ें जो है हमने लेक्चर में डिस्कशन की थी। और हमने संविधान के बारे में भी डिस्कशन किया था कि ये ऐसे नियमों का जो है लोकतंत्र में कामकाज करने के लिए कुछ बुनियादी नियम होते हैं, और उनका पालन करना सिर्फ नागरिक का ही नहीं, सिर्फ सरकार का ही नहीं, बल्कि नागरिक का भी कर्तव्य होता है कि वो लोकतंत्र जो है वो संविधान में जो बुनियादी नियम है उनका वो पालन करे। तो इन सभी नियमों का सम्मिलित जो प्रारूप होता है वो संविधान कहलाता है। यानी हम कह सकते हैं कि संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है, यानी संविधान किसी भी देश का सर्वोच्च कानून होता है। और ये एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें उस देश के रहने वाले जो सभी लोग हैं वो उसको सामूहिक रूप से मानते हैं, और सरकार और लोगों के बीच भी उसके बीच संबंध भी जो है वो संविधान तय करता है। तो ये आपका संविधान की परिभाषा हमने डिस्कशन की थी। और हमने ये भी किया था कि हमें संविधान की क्यों ज़रूरत है। अब किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए संविधान होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन बहुत सारे विद्वानों, बहुत सारे स्कॉलर्स या विद्वानों का ये मानना है कि कोई ये ज़रूरी नहीं है कि संविधान ही लोकतंत्र प्रणाली की हो, क्योंकि बहुत से ऐसे देश हैं, बहुत से ऐसे लोकतांत्रिक देश हैं जो लोकतांत्रिक तो हैं लेकिन उनका अपना संविधान नहीं है। अब कह सकते हैं कि प्रत्येक लोकतांत्रिक शासन जो है उसके लिए लिखित संविधान आवश्यक है। अब जैसे कुछ विद्वानों का मत है कि संविधान कोई संविधान की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसे विद्वान के तर्क देते हैं कि नहीं, अगर हम कह सकते हैं कि जैसे ब्रिटेन का कोई अपना संविधान नहीं है लेकिन फिर भी वो लोकतंत्र प्रणाली के अंतर्गत आता है, लेकिन फिर भी वो लोकतंत्र प्रणाली देश कहलाता है। परंतु ये तर्क जो है वो कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि हर एक लोकतंत्र प्रणाली के लिए उसका अपना संविधान होना आवश्यक है। कंपल्सरी इन द सेंस आप कह सकते हैं कि इसलिए आवश्यक है, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि
लोकतांत्रिक प्रणाली में जो है वो सरकार जो है विभिन्न समूहों को, विभिन्न स्तर के समूहों को जो है वो एक साथ लेकर आती है और यहाँ और वो जो है वो उनकी सहमति से सरकार बनती है। तो उसमें सबको समान रूप से समान अवसर प्राप्त होता है और लोगों को अपनी जो है बात कहने का मौका भी मिलता है, उनको सारी फ्रीडम भी दी जाती है। उसमें कोई भेदभाव किसी चीज़ का नहीं रहता है, ना तो आपका जाति धर्म रंग और जाति धर्म संस्कृति रंग इन सब चीज़ों के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता है। तो लोकतंत्र प्रणाली में संविधान का होना ज़रूरी है, क्योंकि संविधान जो है वो लोकतंत्र प्रणाली का एक शक्ति स्रोत है। वहाँ से उस लोकतांत्रिक प्रणाली को शक्ति मिलती है। वो नियमों का उन नियमों का वो जो है वो उसके ऊपर बेस होता है लोकतंत्र प्रणाली। तो ये तर्क कहीं ना कहीं विद्वानों का गलत था कि ये लोकतंत्र प्रणाली आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर हम अपने देश की बात करें लोकतंत्र देश की, तो हमारे वहाँ संविधान आवश्यक है। उसी के अनुरूप जो है वो सारे जो है वो नीतियाँ, सारे कार्यक्रम जो है वो सरकार चलाती है। अब बच्चों हम कह सकते हैं कि जैसे होता है कि संविधान अब आज की, तो ये हम सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी। अब बच्चों आज के जो हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि भारतीय संविधान का निर्माण, यानी भारतीय संविधान का निर्माण कह सकते हैं कि आज का जो टॉपिक है वो है आपका भारतीय संविधान का निर्माण। तो बच्चों आज का टॉपिक है भारतीय संविधान का निर्माण और संविधान निर्माण का रास्ता। वैसे हमने इस भारतीय संविधान के निर्माण के बारे में थोड़ा सा पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जैसे दक्षिण अफ्रीका एक लंबे संघर्ष के बाद उसको अपना संविधान मिला, लेकिन भारत जैसे व्यापक देश के लिए भी अपना संविधान बनाना बहुत आसान नहीं था। उसके लिए बहुत मुश्किल की घड़ी थी, क्योंकि देश आज़ाद होने के बाद देश एक रक्त रंजित घटना से बहुत ज़्यादा अभी उथल पुथल था, यानी ग्रसित था, और देश एक बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहा था, यानी विभाजन, यानी डिवीज़न का। इंडिया जो है वो भारत जो है इंडिया डिवाइड हो चुका था भारत और पाकिस्तान के बीच, और इस विभाजन में दोनों ही पक्षों का बड़ा ही नुकसान हुआ था, जान माल का बहुत नुकसान हुआ था। लाखों लोग जो है दोनों तरफ से जो है वो मारे गए थे। इसके अलावा एक बहुत बड़ी समस्या भी सामने आ गई थी कि अंग्रेज़ों ने देसी रियासतों को ये स्वतंत्रता दी थी कि वो किसी भी तरफ, यानी चाहे पाकिस्तान की तरफ चाहे वो भारत की तरफ जो है वो अपनी रियासतें मिला सकते हैं। अब जो है अपनी रियासतों को वो मिला दे, विलय कर दे या स्वतंत्र हैं, ये उन पर डिपेंड था कि वो क्या करेंगे। चाहे वो पाकिस्तान में उनकी अगर इच्छा हो तो अपना राज्य जो है वो उसमें विलय कर दें, अगर उनकी इच्छा अगर भारत में है तो वो उनका भारत में अपना राज्य विलय कर दे, या फिर वो स्वतंत्र रहें, किसी पक्ष में ना जाएं, किसी तरफ वो ना जाए, वो अपना स्वतंत्र रहें। अब इन रियासतों का जो मिलना यानी विलय होना किसी एक तरफ जो है वो बहुत ही मुश्किल और अनिश्चित भरा काम था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रियासतें थे जो विलय हो चुके थे, बहुत सारे ऐसे रियासत थे जो विलय नहीं होना चाहते थे लेकिन उन पर दबाव पड़ रहा था विलय होने का, और बहुत सारे ऐसे रियासत थे जो कि स्वतंत्र हो गए थे, वो किसी भी पक्ष में नहीं थे। तो इस तरह से अनिश्चित था और बड़ा मुश्किल भरा था। लेकिन जब देश का संविधान बन रहा था तो देश के जो नेता थे, जो भविष्य का इतना सुरक्षित नहीं था जितना आज है। आज भी हम कह सकते हैं क्योंकि हमारे पास लिखित संविधान है, उस समय संविधान नहीं था। जब संविधान बन रहा था तो देश का जो फ्यूचर था, जो भविष्य था, वो अनिश्चित था, और संविधान निर्माताओं जो संविधान को बना रहे थे उनके सामने जो है वो वर्तमान की भी चिंता कर रहे थे और भविष्य की भी चिंता कर रहे थे। तो यह आपका एक संविधान निर्माण का जो एक भारतीय संविधान निर्माण का जो एक इनिशियल प्रोसेस था वो यही था। अब इसके बाद हम कह सकते हैं संविधान निर्माण का रास्ता। अब भारत में आज़ादी के दौरान ही जो है वो लोकतंत्र के अलावा इन लोकतंत्र के साथ साथ बहुत सारी ऐसी बुनियादी बातों पर विचार विमर्श होने लगा था। लोग विचार विमर्श करने लगे थे संविधान निर्माण के साथ साथ, बहुत सारे ऐसे बुनियादी बातें थे। अब जो ये राष्ट्रीय आंदोलन था वो सिर्फ एक अंग्रेज़ों के खिलाफ एक संघर्ष ना रहकर और देश भावना को प्रेरित करने का एक माध्यम ना रहकर, बल्कि समाज और राजनीति को बदलने के लिए एक नए सिरे से बनाने के लिए आंदोलन बन गया था। अब क्या था कि अब राष्ट्रीय आंदोलन जो था वो सिर्फ एक अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक विद्रोह के रूप में नहीं रह गया था, और ना ही राष्ट्रीय भावना को प्रोत्साहित करने का एक माध्यम ही रह गया था, बल्कि समाज और राजनीति को बदलने के लिए उसको एक नए प्रारूप, एक नए स्वरूप में देने के लिए यह आंदोलन अब बन चुका था। अब आज़ादी के बाद भारत जो है वो
भारत किस रास्ते पे चलना चाहिए, भारत को किस रास्ते पे चलना चाहिए और कैसे चलना चाहिए, उसकी सरकार का गठन किस प्रकार होना चाहिए, उसकी अपनी नीतियाँ क्या होंगी, ये सारी चीज़ें जो थी वो बुनियादी चीज़ें जो थी, इसमें आपस में लोग जो निर्माताएँ थे या जो नेता थे, जो सलाहकार थे, उनमें आपस में मतभेद तो थे, लेकिन कुछ बुनियादी बातों पे लोगों की अपनी सहमति भी हुई थी। कुछ मतभेद भी थे और कुछ सहमति भी हुई थी। इसी बीच 1928 में मोतीलाल नेहरू ने और कांग्रेस के अन्य 8 सदस्यों ने एक संविधान लिखा था। 1921 में मोतीलाल नेहरू ने और कांग्रेस के अन्य 8 सदस्यों ने मिलकर एक संविधान लिखा था और सन 1931 के कराची अधिवेशन के 1931 के कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय अधिवेशन में, यानी 1931 में 1931 में कराची में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के प्रस्ताव में ये जो प्रारूप लिखा गया था, यह रूपरेखा जो है वो रखी गई थी कि आज़ाद भारत का संविधान कैसा होगा। यानी हम कह सकते हैं कि 1931 में कराची में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जो है यह प्रस्ताव की रूपरेखा रख दी गई थी कि भारत का संविधान कैसा होगा। यानी 1931 में ये तय हो चुका था कि भारतीय संविधान कैसा बनेगा, यानी भारतीय संविधान कैसा बनेगा इस बारे में 1931 में जो है वो तय हो चुका था कराची के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में। अब बच्चों, इन दोनों ही दस्तावेज में क्या था कि स्वतंत्र भारत का संविधान जो है वो उसमें कुछ बुनियादी बातें, कुछ बुनियादी नीतियां लाई गई थी, जैसे कि वयस्क मताधिकार का होना, यानी एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी 18 साल से और 18 साल के ऊपर उम्र वालों को, आयु वालों को वोट देने का अधिकार होगा। और दूसरी चीज़ है कि स्वतंत्रता का अधिकार होगा, समानता का अधिकार होगा, बिना किसी भेदभाव को सभी को समान अवसर हर एक क्षेत्र में मिलेगा, इस तरह की जो है, और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात कही गई थी। इस तरह की बुनियादी बातें जो है वो संविधान में रखने की बात हो चुकी थी। यानी संविधान में जो बुनियादी बातें थी, जैसे कि मताधिकार, यानी वयस्क को मताधिकार देना, यानी 18 से ऊपर 18 साल के से और 18 साल से ऊपर लोगों को अधिकार देने का जो है वो अधिकार देने का जो है वो अधिकार देना, और स्वतंत्रता का अधिकार देना, समानता का देना, बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों को समान रूप से समान क्षेत्र में अवसर देना। और जो है दूसरी चीज़ ये थी कि आपका जो अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने की भी बात कही गई थी। तो इस तरह की जो बेसिक चीज़ें जो थी, बुनियादी चीज़ें जो थी, वो संविधान के प्रारूप में रूपरेखा में रखी गई थी। तो बच्चों, इस भारतीय संविधान की इन बुनियादी बातों से जो इसकी रूपरेखा तैयार की गई। हालांकि अंग्रेज़ी शासन के काल में जो है वो सभी लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। जब अंग्रेज़ी शासन के काल में, वही उस समय का अंग्रेज़ी शासन का काल था, उसमें सभी लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। हालांकि 1937 में पूरे देश में एक चुनाव कराए गए थे, लेकिन इस चुनाव में जो बनी सरकार थी, चुनाव के बाद जो सरकार बनी, वो पूरी तरीके से लोकतांत्रिक प्रणाली पर नहीं थी, यानी लोकतांत्रिक सरकार नहीं थी। अब ये कह सकते हैं कि भारत के बहुत सारे जो भारतीय संविधान था, उसमें क्या हुआ था कि उसने बहुत सारी व्यवस्थाओं को, बहुत सारी संस्थाओं को, बहुत सारी नीतियों को जो है वो अपना लिया था। तो 1937 में बहुत सारे क्षेत्रों में चुनाव अंग्रेज़ सरकार ने कराए, अंग्रेज़ी शासन के टाइम हुआ था, लेकिन वहाँ उसमें जो सरकार बनी वो लोकतांत्रिक सरकार नहीं थी। और इसी बीच भारतीय संविधान ने जो एक रूपरेखा तैयार की गई थी, जो कि 1931 में तय कर दी गई थी, तो उसमें क्या था कि भारत की बहुत सारी संस्थाओं को, बहुत सारी व्यवस्थाओं को इन्होंने अपना लिया। और 1935 में भारत कानून जो है वो भारत ने अपना कानून बनाया। अब बच्चों, ये था कि आज़ादी के बाद जो है भारत के स्वरूप को लेकर
बरसों पहले से बड़े ही बहस का चिंतन ने और बहस ने काफ़ी बेनिफिट पहुंचाया था। यानी हम कह सकते हैं कि आज़ादी के बाद जो है भारत को एक नया स्वरूप देने के लिए, भारत को एक नया रूप देने के लिए बहुत सारे लोगों ने बहस की थी, बहुत सारे लोगों ने चिंतन किया था, बहुत सारे लोगों ने सोचा था। उस चिंतन, उस बहस का थोड़ा फ़ायदा ज़रूर हुआ भारत को, और भारत जो है वो कहीं ना कहीं अपने नए स्वरूप को अपनाने के लिए तैयार था। अब जो है बहुत सारे अनेक यहाँ के जो नेता थे वो फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से बहुत प्रेरित थे। जो आपका स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा था, फ्रांसीसी क्रांति का जो नारा किसमें था? फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। यानी समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति का हिस्सा था? वो था फ्रांसीसी क्रांति। तो इस नारे से जो है वो हमारे भारतीय नेता भी बहुत प्रभावित थे, बहुत ज़्यादा प्रेरित थे, क्योंकि ये तीनों स्लोगन जो था वो लोकतांत्रिक प्रणाली की विशेषता को बताता है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये लोकतंत्र प्रणाली का एक गुण है। तो यहाँ के नेता जो है इस स्लोगन से, इस नारे से बहुत ही प्रभावित थे। ब्रिटेन के संसदीय जो लोकतंत्र था उसके कामकाज से बहुत प्रभावित थे। और अमेरिका में जो क्रांति हुई, रूसी जो क्रांति हुई, अमेरिका में जो समाजवादी का उदय हुआ, उससे बहुत प्रभावित थे। और रूसी क्रांति से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे यहाँ के नेता, उसके आदर्शों से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, क्योंकि कहीं ना कहीं रूसी क्रांति जो है वो आपकी उसको कहते हैं ना 1917 की रूसी क्रांति को हम बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं, और इसको हम कहते हैं बोल्शेविक क्रांति। और 1917 की रूसी क्रांति ये कहीं ना इसने क्या किया था? इसने राजतंत्र का अंत कर दिया था, राजवंश का अंत कर दिया था और प्रजातंत्र की स्थापना की थी। इसने जो है लोकतंत्र की स्थापना की थी उसमें। तो कहीं ना कहीं ये सारे आदर्श, जिन क्रांतियों का एक जो आदर्श था, एक मॉडल था, एक उदाहरण था, वो भारतीय नेताओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत था, क्योंकि वो बहुत प्रेरित थे इनके आदर्शों से। फिर इसके अतिरिक्त रूस में समाजवादी जो क्रांति हुई उसने भारतीयों को बहुत ही प्रभावित किया। और सबसे ज़्यादा प्रभावित क्या हुआ कि वहाँ की सामाजिक और आर्थिक समानता का जो स्वरूप था, रूसी क्रांति का चाहे बात करें, चाहे हम फ्रांसीसी क्रांति की बात करें, वहाँ पे जो आर्थिक और सामाजिक समानता का जो कॉन्सेप्ट रखा गया, जो अवधारणा रखी गई, उससे भारतीय बहुत ही प्रेरित थे, बहुत ही उनको इनकरेजमेंट मिला, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और ये सारे आदर्शों को उन्होंने इकट्ठा कर लिया। इन सारे प्रारूपों को, इन सारे अवधारणाओं को उन्होंने इकट्ठा कर लिया। चाहे वो फ्रांसीसी क्रांति का स्लोगन हो, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की बात हो, चाहे वो रूसी क्रांति में, चाहे वो अमेरिका की क्रांति हो, चाहे वो अमेरिका के अधिकारों की सूची हो, चाहे वो रूसी में समाजवाद का उदय की बात हो, या रूसी समाजवादी क्रांति की बात हो। रूसी में जो क्रांति हुई थी उसको समाजवादी क्रांति भी कहते हैं। तो समाजवादी क्रांति की बात हो या फिर जो है वो यहाँ इन देशों में इस देशों में सामाजिक एवं आर्थिक समानता के कॉन्सेप्ट की बात हो, इन सब चीज़ों को जो है भारतीय लोगों ने इकट्ठा कर लिया, इससे बहुत प्रभावित हुए और इसी पे आधारित जो है उन्होंने अपने देश में शासन व्यवस्था बनाने की कल्पना करने लगे थे। उन्होंने इस कल्पना कर लिया कि हम भी ऐसे ही कुछ प्रारूपों को लेकर, ऐसे ही स्वरूपों को लेकर हम लोकतांत्रिक प्रणाली का गठन करेंगे। इसलिए बच्चों, इसी कारण जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, यानी द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसके समय जो है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया था। इन सब चीज़ों को सोचते हुए, इन सब चीज़ों से जब भारतीय बहुत प्रभावित हुए, उनको लगा कि जब इन देशों में एक क्रांति उठ सकती है, इन देशों में एक आंदोलन शुरू हो सकता है, तो हमारे देश में क्यों नहीं? जब ये देश जो है वो लोकतांत्रिक प्रणाली की स्थापना कर सकते हैं और ये कर रहे हैं, तो हमारे देश में इन आदर्शों का परिपालन क्यों नहीं हो रहा है? तो इसीलिए द्वितीय विश्व युद्ध जब छिड़ा, तब 1942 में भारत में एक व्यापक आंदोलन जो है वो शुरू हो गया था, वो था भारत छोड़ो आंदोलन। तो बच्चों, ये है आपका संविधान निर्माण का रास्ता, यानी संविधान निर्माण का रास्ता कैसे तय हुआ, कैसे बना और इस रास्ते पे आगे चलकर संविधान का किस प्रकार निर्माण होता है। अब बच्चों, ये है आपका संविधान निर्माण का रास्ता, और
आज हम यही बंद करते हैं और यहीं तक आपका जो है वो सिलेबस का पोर्शन है, यानी यहीं तक आपका हाफ ईयरली का जो है वो पोर्शन है संविधान निर्माण का रास्ता तक। तो बच्चों आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, हर एक पॉइंट क्लियरली पढ़ लीजिएगा, हर चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़िएगा, हर पॉइंट पढ़िएगा, हर पैराग्राफ पढ़िएगा और बच्चों अच्छे से एग्ज़ाम दीजिएगा। और अब हम जो है अब एग्ज़ाम के बाद अब आपको वीडियो मिलेगा और तो अब आगे का जो पॉइंट्स है, आगे का जो शीर्षक है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो बच्चों आपका यहीं तक था और आज हम यही बंद करते हैं और अच्छे से आप पढ़िएगा। ऑल द बेस्ट एंड माई प्रेयर एंड माई ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज विथ यू। सो ऑल द बेस्ट एंड डू योर एंड मेक योर सेल्फ मोर रिलैक्स और अच्छे से बिल्कुल बिना टेंशन के रिलैक्स होके जो है आप एग्ज़ाम दीजिएगा। सो ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। गुड बाय।